हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स और मैं हूं गौरांग। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, इस चैप्टर के लिए मैंने आप लोगों के लिए पहले कुछ वीडियोस और बनाई थी जिसमें हमने चैप्टर के कुछ टॉपिक समझ लिए थे। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉपिक। कौन सा टॉपिक है? आज की इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक गेट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको बाकी हर वीडियो में बताता ही हूँ, अगर आपने हमारी बाकी वीडियोस नहीं देखी है इस चैप्टर की तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे सीधे आप वीडियो को देख सकेंगे जहां पे आपको हमारी सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिलेंगी। क्लास वाइज मिलेंगी, क्लास 6 की वीडियोस अलग मिलेंगी, क्लास 7 की अलग मिलेंगी, क्लास 8 की अलग मिलेंगी, क्लास 9 की अलग मिलेंगी और क्लास 10 की अलग मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए शिक्षा शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 की बॉडी मूवमेंट्स। टॉपिक 5.2 गेट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, सो गेट ऑफ एनिमल्स के हम बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले इसमें हम आता है सब टॉपिक अर्थवर्म। अर्थवर्म बेसिकली होता क्या है? अर्थवर्म हमने अपने गार्डन्स वगैरह में देखा है। ठीक है, अर्थवर्म आपने अगर आप नहीं भी जानते हैं अर्थवर्म क्या होता है तो आप इस टाइप का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं गार्डन वगैरह में देखा होगा। इस टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म जो इस तरीके का दिखता है, इसी हम अर्थवर्म कहते हैं। सो एक्टिविटी 5, ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन ए गार्डन। आपको क्या करना है? आपको एक अर्थवर्म को ऑब्जर्व करना है। आपके आसपास कोई भी ग्राउंड हो, कोई भी आपका सॉइल वगैरह हो, कोई प्लांट हो, कोई जहाँ पे ये तो मड़ी एरिया हो, वहां पे आपको ज्यादातर अर्थवर्म देखने के लिए ज्यादातर जरूर मिलते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा एरिया है, आप वहां पे जाके अर्थवर्म को देखिए। ठीक है, आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। जेंटली लिफ्ट एंड प्लेस इट ऑन ए पीस ऑफ ब्लॉटिंग ऑफ फिल्टर पेपर। अब आपको क्या करना है? आपको उसे जेंटली मतलब बहुत संभल के उसे लिफ्ट कर देना है। ठीक है, हल्के हाथों से या फिर किसी चीज पर रखकर आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, और उसे एक ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर के ऊपर आपको उसे रख देना है। फिर आपको उसके ऊपर उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरीके से चलता है, जैसे कि आपको फिगर 5.18 में दिखाया गया है। ठीक है, ये आपको कुछ मूवमेंट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, वैसे अगर आप उसे रियल लाइफ में देखेंगे तो आपको आइडिया अच्छे से लगेगा कि उसके मूव किस तरीके से मूव करता है, क्योंकि इस फिगर में क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे उसे रियल लाइफ में तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से वो पहले पीछे वाले से आगे करता है, फिर खुद आगे हो जाता है। ठीक है, मतलब इस तरीके से वो चलता है। चलिए, सो देन प्लेस इट ऑन ए स्मूथ ग्लास प्लेट। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको इसे स्मूथ ग्लास प्लेट पर रख देना है। ठीक है, किसके ऊपर? एक चिकनी मतलब, ठीक है, स्मूथ, ठीक है, खुरदुरी नहीं होनी चाहिए। आपको स्टैट्यू से ग्लास प्लेट पे रख देना है। ये फिर आप उसे किसी भी एनी स्लिपरी सरफेस पर रख सकते हैं। फिर आपको उसके ऊपर उसका मूवमेंट फिर चेक करना है। फिर उसे आप ऑब्जर्व कीजिएगा वो किस तरीके से चलता है। ठीक है, पेपर आपका भी थोड़ा रफ था लेकिन अब आपने उसे स्मूथ ग्लास प्लेट पर रखा, तब आप उसका स्लिपरी सरफेस पर मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर? अब जो आपने पेपर पर मूवमेंट देखा उसका क्या उससे थोड़ा ये वाला मूवमेंट स्लिपरी सरफेस पर अलग था? In which of the above two surfaces do you find that the earthworm is able to move easily? दोनों सरफेसों पर आपने क्या देखा कि कौन से सरफेस पर अर्थवर्म बड़े आराम से मूव कर पा रहा था? किस पर मूव कर पा रहा था अच्छे से? सॉइल पे या फिर ग्लास प्लेट पे? मतलब किस पे, या तो पेपर पे या फिर ग्लास प्लेट पे? स्मूथ ग्लास प्लेट पे कर पा रहा था क्या? नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पेपर पे पूरा का पूरा एक रफ सरफेस मिल रहा था। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ऐसे क्यों बोला था। सो द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट टू एंड टू एंड। अब जो बॉडी होती है हमारी अर्थवर्म की वो किस तरीके से बनी होती है? हमारा अर्थवर्म कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है कि वो पूरा एक ही सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो भी कई सारे मल्टी सेलुलर है। लेकिन इसमें क्या है, लेकिन जो उसकी बॉडी होती है वो भी कई सारी रिंग से बनी हुई होती है। ठीक है, सेल पहली बात तो वो सिंगल सेल नहीं है, वो मल्टी सेल है, मल्टी सेलुलर है। और अगर वो सेलुलर है भी तो साथ ही साथ उसकी जो बॉडी है वो तब भी उसकी छोटे छोटे रिंगों से बनी हुई होती है जो एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं एंड टू एंड में। ठीक है, एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स। लेकिन जो हमारा अर्थवर्म होता है उसके पास बोन्स नहीं होती। इट हैज मसल्स which help to extend and shorten the body। उसके पास क्या होती हैं? उसके पास मसल्स होती हैं जो क्या हेल्प करती हैं? उसके मसल्स अपनी बॉडी को एक्सटेंड मतलब बड़ा करने में और छोटा करने में, शॉर्ट करने में हेल्प करती हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी keeping the rear position fixed to the ground, then it fixes the front end and releases the rear end। ठीक है, rear मतलब पीछे वाला और फ्रंट मतलब फ्रंट एंड मतलब आगे वाला। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा, जब हमारा अर्थवर्म मूव करता है मूवमेंट के समय हमारा अर्थवर्म क्या करता है, ये जो उसका ये आगे वाला पार्ट होता है इसे पूरा खींच लेता है, इसे आगे की साइड कर लेता है। ठीक है, और क्या करता है, पहले वो अपने पीछे वाली पोजीशन को, ये जो उसका पीछे वाला होता है उसे फिक्स कर लेता है। फिर आगे वाले पार्ट को इस तरीके से क्या करता है, पहले तो वो अपने जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसे पूरी तरीके से पकड़ लेगा। ठीक है, और फिर जो उसका पीछे वाला जो वो पार्ट था वो उसे वहीं से रियरिंग जो उसका रियर बॉडी थी उसे वहीं पर वो स्टे करके रखेगा, वो उसे फिक्स करके रखेगा और उसे हिलने नहीं देगा पीछे वाले रिंग को। ठीक है, देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रियर एंड। और जब वो फिर चल लेता है, ठीक है, जब वो पूरा एक्सटेंड हो जाता है, लंबा सा हो जाता है इस तरीके से, तो फिर वो अपने आगे वाले एंड को फिक्स कर लेता है और फिर पीछे वाले एंड को रिलीज कर देता है और फिर इस तरीके से दोबारा फोल्ड हो जाता है।
फिर वो इस तरीके से फिक्स कर लेता है पीछे वाली पोजीशन को, फिर आगे की साइड ऐसे हो जाता है। मतलब वो ऐसे जैसे कहते हैं ना कि घसीट घसीट के चलना, इस तरीके से वो चलता है, ठीक है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, फिर वो अपनी बॉडी को फिर छोटा कर लेता है, ठीक है, और फिर अपने रियर एंड को फिर से फॉरवर्ड मूव करने की कोशिश करता है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, वो उसे हेल्प करती है ये चीज उसे आगे मूव करवाने में छोटे छोटे डिस्टेंस की मदद से, छोटे छोटे डिस्टेंस को पार करके वो आगे बढ़ता है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड एक मिनट, हाँ, ओके, सो रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, और इन्हीं सब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को करते करते दोनों मसल्स के वो क्या करता है, अर्थवर्म बड़े आराम से मूव कर पाता है सॉइल के ऊपर से, ठीक है। और इट बॉडी सीक्रेट्स ए स्लाइमी सब्सटेंस व्हिच टू हेल्प दिस मूवमेंट। अब जो उसकी बॉडी होती है ना अर्थवर्म की, वो एक सेकंड मतलब बनाती है, ठीक है, एक स्लाइमी सब्सटेंस और बनाती है, चिकना होता है बहुत, और वो उसे मूवमेंट को करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसी के साथ साथ उसकी जो बॉडी होती है वो एक टाइप का लिक्विड और जनरेट करती है। अब हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ योर बॉडी टू द ग्राउंड, लेकिन अब बात आती है वो अपने जो बॉडी है उसके पार्ट्स को एक जगह से स्टिक कैसे करता है, मतलब चिपकाता कैसे है। अभी इन्होंने बताया अर्थवर्म क्या करता है, पहले अपनी जो पीछे जो उसके बैक और फ्रंट रियर वाला जो होता है, रियर वाली जो रिंग्स होती है, वो ना पूरा का पूरा इस तरीके से क्या कर लेता है, ऊपर की साइड मूव कर लेता है, क्या कर लेता है, उसे फॉरवर्ड मूव कर देता है, फिर उसे वहां रोक के स्टिक करके वहां पे फिक्स करके आगे वाले ये जो आगे वाला एंड होता है इस तरीके से उसे आगे कर लेता है, ठीक है। फिर अपने जो रियर एंड होता है उसे फिर अपनी तरफ खींचता है, फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है, और फिर से अपने उसे फिक्स करके फिर अपने जो उसका फ्रंट वाला जो रिंग्स होती है उन्हें पीछे आगे की साइड खींच लेता है, ठीक है। अब बात आती है वो उसे फिक्स किस तरीके से करता है, अब वो उन पार्ट्स को ग्राउंड से फिक्स किस तरीके से करता है। सो अंडर इट्स बॉडी इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनी ब्रिस्टल्स। अब जो उसकी बॉडी होती है ना उसके बॉडी के नीचे कई सारे लार्ज नंबर ऑफ ट्रेनी ब्रिस्टल्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रेनी ब्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिस्टल्स मतलब कुछ हेयर्स होते हैं उसकी बॉडी के नीचे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोजेक्ट जो उसमें से आ रहे होते हैं। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड मसल्स, अब वो जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो मसल से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, यही ब्रिस्टल हेल्प करते हैं उसे ग्रिप बनाने में ग्राउंड पे। The earthworm actually eats its way through soil, its body then throw away the undigested part of the material that it eats, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसे होता क्या है, क्या होता है उसे, अर्थवर्म क्या करता है जब वो अपने वे पर मूव कर रहा होता है, एक्चुअली वो करता क्या है, वो सॉइल को पार करता रहता है, ठीक है। सॉइल को करते करते जब वो सॉइल के ऊपर चल रहा होता है तो वो क्या करता है, वो सॉइल को खाता भी रहता है, क्या करता है, पहले सॉइल पर चलेगा साथ ही साथ उसे खाता भी रहता है, वो सॉइल को खाता भी रहता है। इट्स देन बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट ईट्स, फिर थोड़ी देर बाद ही जब उसका जो पार्ट जब वो सॉइल को डाइजेस्ट कर लेता है तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो जो उसकी बॉडी होती है वो क्या करती है, उसे क्या करती है, फिर उसे थ्रो कर देती है, बाहर फेंक देती है, जो उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट बचता है। सो दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक्स सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, और ये जो एक्टिविटी होती है अर्थवर्म की, ये सॉइल को कई सारी मतलब ये क्या करता है, जब वो जो ये वेस्ट मटेरियल अपन जो अनडाइजेस्टेड पार्ट जो अर्थवर्म छोड़ देता है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट अर्थवर्म के खाने लायक मतलब जो वो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो क्या करता है, वो मैन्योर वगैरह की तरह वर्क करता है फार्मर्स के लिए। इसलिए हम क्या कहते हैं, फार्मर्स का जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो कौन होता है, वो अर्थवर्म ही होता है, ठीक है, सुना होगा आपने। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक स्नेक, क्या स्नेक। सो एक्टिविटी नंबर 6, ऑब्जर्व स्नेल इन योर गार्डन और इन योर फील्ड। अब आप एक स्नेल को ऑब्जर्व कीजिए अपने गार्डन में, फील्ड में। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक, कभी आपने स्नेल को देखा है, और अगर देखा है तो आपने क्या देखा है कभी स्नेल को, कि जो स्नेल होता है वो क्या करता है, वो इस तरीके का दिखता है और उसके ऊपर एक तरीके से राउंडेड स्ट्रक्चर उसके ऊपर होता है जिसे वो कैरी करता है अपनी बैक पे। दिस इज कॉल्ड द शेल, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इस शेल को, इसे ये जो सर्कुलर जो हमारा राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इस राउंडेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, शेल, ठीक है, शेल कहते हैं हम राउंडेड स्ट्रक्चर को, क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। एंड इट इज द स्केलेटन ऑफ द स्नेल, ठीक है। अब ये जो स्नेल है, स्नेल के अंदर कोई और बोन नहीं होती, लेकिन एक बोन होती है, ठीक है। बोन क्या होती है, यही शेल हमारा बोन से बना हुआ होता है, किससे बना हुआ होता है, बोन से बना हुआ होता है। ये पूरा एक स्केलेटन होता है, ठीक है, ये इसका पूरा फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब बोन्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये पूरा का पूरा बोन से बना हुआ नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये पूरा बोन्स की तरह इस स्नेल को वर्क करता है। जैसे हमारे शरीर में बोन्स होती हैं हमारी पूरी बॉडी को शेप देने के लिए, ये जो स्नेल का शेल होता है ये बोन्स की तरह ही पूरे स्नेल पर वर्क करता है, हमारी स्नेल को मतलब स्नेल को वो करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, उसे शेप देने के लिए। The shell is a single unit and doesn't help in moving from place to place, ठीक है। अब ये जो शेल होता है ये एक सिंगल यूनिट होती है, क्या होती है, ये एक सिंगल यूनिट होती है, ठीक है, जो किस चीज में हेल्प करती है,
जो इसे ये एक सिंगल यूनिट है, ये उसे चलने फिरने में तो मदद नहीं करती, लेकिन इसे उसे एक साथ लेना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप उसे कह सकते हैं थोड़ा बहुत बोझ होता है, लेकिन इसके भी कुछ फायदे होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेस द स्नेल ऑन ग्लास प्लेट एंड वॉच। अब आपको क्या करना है, आपको एक स्नेल को लेना है, ठीक है, आपको अगर आपके पास हो कहीं से अरेंज हो सके, और उसे ग्लास प्लेट पर रखना है, फिर उसे वॉच करना है जब वो मूव करना स्टार्ट करे, व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है, जब वो मूव करना स्टार्ट करे, व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग, केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड। आपको क्या करना है, आपको फिर उस ग्लास प्लेट को धीरे से केयरफुली उस ग्लास प्लेट को स्नेल के साथ ही अपने हेड के ऊपर लिफ्ट कर देना है। ऑब्जर्व मूवमेंट फ्रॉम बिनेथ, ठीक है, आप अपने हेड के ऊपर इस तरीके से करके देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको उसका जो नीचे जिस तरीके से वो चलता है, उसकी जो लेग्स हैं, आपको उस तरीके से उसे नीचे से देखना है, तो आपको उसके लेग्स वगैरह दिखाई देंगे, ठीक है, आपको उसे नीचे से उसका मूवमेंट देखना है। ए थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। आप क्या देखेंगे, जो उसका थिक स्ट्रक्चर था, जो उसका हेड था स्नेल का, ठीक है, ये वाला जो पूरा ये था, ये ठीक है, ये जो था ना उसकी जो बॉडी थी ये वाली, आप देख रहे होंगे एक ओपनिंग है उसके शेल में, और उस ओपनिंग से ही उसके हेड वगैरह निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसका जितने भी पूरी बॉडी है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो शेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। द थिक स्ट्रक्चर इज दिस फुट। अब वो जो थिक स्ट्रक्चर निकलेगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फुट कहते हैं। क्या कहते हैं, से जो स्नेल के शेल से निकल रहा होगा वो क्या होगा, एक तो आपको उसकी फुट दिखेगी, ठीक है। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट मेड ऑफ स्ट्रांग मसल, जो किससे बनी होगी, जो स्ट्रांग स्ट्रांग मसल से बनी हुई होगी, ठीक है। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। आप जो आपके पास ग्लास प्लेट थी जिसे आप देख रहे थे, जिसे आप देख रहे थे, आप उसे टिल्ट करके देखिए। क्या करके देखिए, अब आप उसे टिल्ट करके देखिए, ठीक है। अब आप उसे टिल्ट करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि उसका जो अर्थवॉर्म है, मतलब जो जो अर्थवॉर्म है वो किस तरीके से, अगर जब वो अर्थवॉर्म नहीं, हाँ, जब आप स्नेल है जो है आपकी, जब आप उसे हल्का सा टिल्ट करके देखेंगे तो वो क्या करेगी, जब वो फिसलेगी तो वो तेज तेज हल्का चलने की कोशिश करेगी, तो आपको उसका बेबी मोशन दिखाई देगा, ठीक है। द बेबी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, जब वो बेबी मोशन आपको उसका समझ में आएगा। अब इज दिस मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कंपेयर टू एन अर्थवॉर्म। अब आप एक चीज बताइए, जो उसका मूवमेंट है स्नेल का, वो स्लो होगा या फास्ट होगा अर्थवॉर्म से, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, बताइए स्नेल ज्यादा तेज चल रही है या अर्थवॉर्म ज्यादा तेज चल रहा है। स्नेल अगर हम बात करें तो स्नेल हमारी अर्थवॉर्म से भी धीरे चलती है। एक तो उससे सबसे बड़ा ये जो शेल होता है अपना कवरिंग, ये जो कवरिंग उसका शेल होता है उसी पकड़े रहना होता है, ये भी खूब भारी होता है, ऊपर से उसकी स्पीड खुद ही से होती है। तो उसे उसके अगर हम अर्थवॉर्म के कंपैरिजन में बात करें तो अर्थवॉर्म भी हमारा कितना भले कितना भी धीरे चलता हो, उसके भी चाहे उसकी भी फुट हो या ना हो, वो भी ऐसे ही चलता हो, लेकिन तब भी ये जो हमारा स्नेल है ये हमारी उससे धीरे चलेगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब हमारी स्नेल जो उससे धीरे चलेगी, ठीक है। अब हमारे पास कॉकरोच, एक्टिविटी 7। अब कॉकरोच के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कॉकरोच के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑब्जर्व ए कॉकरोच, ऑब्जर्व ए कॉकरोच, कॉकरोच वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच क्या करते हैं, वॉक भी कर सकते हैं, क्लाइम भी कर सकते हैं, साथ ही साथ वो हवा में उड़ते भी हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। कॉकरोच के क्या होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, हम जानते हैं, जो उसे क्या करते हैं, वॉकिंग में हेल्प करते हैं, किस चीज में, वॉक करने में हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद हार्ड आउटर स्केलेटन, और जो इनकी बॉडी होती है वो एक आउटर स्केलेटन, ठीक है, उसका जो बाहर वाली जो बॉडी होती है वो स्केलेटन से बनी हुई होती है, पूरा वो उसका एक स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड आउटर स्केलेटन से बनी हुई होती है, ठीक है। द आउटर स्केलेटन इज मेड विद नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंड टुगेदर दैट परमिट्स मूवमेंट। ये क्या करती है, ये जो आउटर स्केलेटन होता है ये कई सारी छोटी छोटी प्लेट से बना हुआ होता है, प्लेट से बना हुआ होता है, जो एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, और यही प्लेट्स एक साथ जुड़ी हुई मूवमेंट को अलाउ करती हैं। So there are two types of wings attached to the body of cockroach behind it, ठीक है। अब हमने अभी आउटर स्केलेटन के बारे में पढ़ा कॉकरोच के, अब उसके आउटर स्केलेटन से जुड़े उसके बॉडी से जुड़े कॉकरोच के पास 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। यहाँ पे देखिए हेड के पीछे यहाँ पे उसके 2 पेयर ऑफ विंग्स भी होते हैं, जहाँ पे उसके 2 पेयर होते हैं विंग्स के, मतलब 2 विंग्स होते हैं, मतलब पंख होते हैं उड़ने के लिए उसे, ठीक है। इसी तरीके से द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, इसी तरीके से कॉकरोच के पास अलग अलग टाइप की 2 मसल्स होती हैं, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें तो जैसे कि जो लेग्स के पास वाली मसल्स होती हैं, ठीक है, वो लेग्स को हेल्प करती हैं वॉक करने में, और जो जो बॉडी के जो विंग्स के पास लगी होती है मसल्स वो क्या करती है, वो विंग्स को मूव करवाने में मदद करती है उड़ने के लिए, व्हाइल फ्लाइंग फ्लाइंग के समय, ठीक है। सो द दूज नियर द लेग्स मूव द लेग फॉर वॉकिंग, दूज द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज, ठीक है। इसी तरीके से जब वो लेग्स होती है उसके, वो लेग जो कुछ मसल्स लेग को मूव करवाने में मदद करती हैं, कुछ मसल्स विंग्स को मूव करवाने में मदद करती हैं जब हमारे कॉकरोच उड़ता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बर्ड्स, ठीक है, सब टॉपिक वर्ड्स। अब वर्ड्स के बारे, अभी हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ा और स्नेल के बारे में पढ़ा, अब हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, बर्ड्स के बारे में। सो बर्ड्स मतलब इस पे जनरली हम चिड़िया को बोलते हैं, पक्षी को बोलते हैं। सो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो एयर में भी उड़ती हैं, ठीक है, फ्लाई भी करती हैं, और ग्राउंड पे भी मूव करती हैं, वॉक करती हैं। सम बर्ड्स आर लाइक डक्स एंड स्वान्स आल्सो स्विम इन वाटर। कुछ बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो जैसे कि डक्स हो गई, स्वान्स हो गई, वो वाटर में भी स्विम करती हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। अब जो बर्ड्स होती हैं वो क्यों मूव कर सकती हैं, क्योंकि जो उनकी पूरी बॉडी है वो किस तरीके से सूटेड है, वो उनके फ्लाइंग के पर्पज से सूटेड होती है। ठीक है, तो उनकी जो बॉडीज होती है वो क्या होती है, वेल सूटेड होती है, मतलब पूरी तरीके से सूटेड होती है फ्लाइंग के लिए। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट। ठीक है, उनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती है, मतलब अंदर से थोड़ी खोखली होती हैं और लाइट होती है, इसलिए हल्की भी होती है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टाइपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। अब जो उनकी जो बोन्स होती हैं, उनकी जो लिम्स वगैरह होती हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं बेसिकली वो वाली बोन्स वो वॉकिंग और पर्चिंग के लिए ही मेनली बनी होती हैं। The bones parts of the bony parts of the four limbs are modified as wings। जो छोटे-छोटे parts होते हैं उनकी four limbs के, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो wings की तरह बनी हुई होते हैं। The shoulders bones are strong। जो उनकी shoulder bones होती हैं वो strong होती हैं। The beast bones are modified to hold on muscles of fight which are used to move the wings up and down। और जो उनकी beast bones होती हैं वो इस तरीके से modified होती हैं ताकि वो muscles को पकड़ सकें, ठीक है, fight के दौरान, ठीक है, और वो wings को ऊपर नीचे करने के काम आती हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक फिश। तो फिश हम जानते हैं हमारी वाटर में क्या पाई जाती है, फिशेस पाई जाती हैं, अलग टाइप के एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सो मेक ए पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। ठीक है, आपको एक पेपर बोट बनानी है, उसे वाटर में डालना है, उसे इस तरीके से पुश करना है जो उसका नैरो वाला जो पहना वाला एंड है वो एक तरफ से उसे वाटर के फॉरवर्ड वाटर मतलब वो आगे बढ़ने वाली साइड हो, ठीक है, फॉरवर्ड हो, जहां पर उसे आगे बढ़ना उस तरीके से पॉइंटिंग फॉरवर्ड कर रहा हो। Did it go into the water easily? जब आपने उसे इस तरीके से डाला तो क्या वाटर में वो बड़े आराम से चलेगी। Now hold the boat sideways and push it into the water from broad side। ठीक है, अब जो ब्रॉड साइड है अब उससे पुश करने की कोशिश कीजिए साइडवेज से। ठीक है, अभी आपने जो पैना वाला एरिया था, जो नैरो एरिया था, आपने अभी उससे आपने जब बोट को चलाया तो बोट बड़े आराम से चली। लेकिन जब आप बोट को उल्टा करके चलाएंगे, जहां से बोट जो चौड़ी थी नैरो नहीं थी, वहां से क्या बोट क्या उसी स्पीड से भग रही है या उसे चलने में दिक्कत हो रही है। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर? क्या आप एबल कर पा रहे हैं, मतलब आप क्या एबल है इस चीज के उस तरीके से पकड़ के बोट को आगे मूव कर पाए। व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड, जब आप उसे इस साइड से पुश करते हैं तो होंगे तो आप सही लेवल, ठीक है, एबल तो आप होंगे, आप उसे अभी भी मूव कर पा रहे होंगे, लेकिन जितने आराम से वो पहले मूव हो रही थी आप उसने आराम से नहीं कर पा रहे होंगे। Have you noticed that the shape of a boat is somewhat like a fish? आपने कभी नोटिस किया है जो हमारी बोट होती है जो उसकी शेप होती है वो कुछ somewhat मतलब फिश की तरह ही दिखती है। ठीक है, जैसे कि फिगर 5.23 में आपको फिर दिखा देंगे, ऐसी तो हमारी बोट दिखती है। The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body। जो हेड और टेल होते हैं उसके फिश के वो थोड़े क्या होते हैं, वो थोड़े नैरो होते हैं, पतले होते हैं उसके मिड वाले पार्ट से, फिश के मिड वाले पार्ट से, उसकी बॉडी से। द बॉडी टैपर्स एंड बोथ एंड्स, क्योंकि बॉडी जो होती है उनकी वो दोनों ही एंड ऊपर टैपर हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड और स्टीमलाइन, और इसी वाली शेप को हम क्या कहते हैं, स्टीमलाइन। ठीक है, तो उनकी जो बॉडीज होती है वो क्या होती है, वेल सूटेड होती है, मतलब पूरी तरीके से सूटेड होती है फ्लाइंग के लिए। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट। ठीक है, उनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती है, मतलब अंदर से थोड़ी खोखली होती हैं और लाइट होती है, इसलिए हल्की भी होती है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टाइपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। अब जो उनकी जो बोन्स होती हैं, उनकी जो लिम्स वगैरह होती हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं बेसिकली वो वाली बोन्स वो वॉकिंग और पर्चिंग के लिए ही मेनली बनी होती हैं। The bones parts of the bony parts of the four limbs are modified as wings। जो छोटे-छोटे parts होते हैं उनकी four limbs के, उन्हें हम क्या कहते हैं, वो wings की तरह बनी हुई होते हैं। The shoulders bones are strong। जो हमारा जो कैसा पोर्शन जो हमारा साइड वाला ये बिल्कुल किनारे वाला पोर्शन होता है जो बिल्कुल एंड में जाके होता है और शुरुआत में दोनों एंड्स में क्या होती है, बॉडी टेपर होती रहती है। ठीक है, बीच में से तो वो थोड़ी थिक होगी, जो उसका मिडिल पोर्शन होगा वो थोड़ा चौड़ा होगा, थिक होगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसके साइड्स पर एंड्स पे आते रहेंगे जहाँ पे वो फिनिश हो रही है उस शेप के, जब आप उन वाली एजेस तक जाते रहेंगे, एंड्स तक जाते रहेंगे, तो क्या होगा, जो उसकी जो बॉडी है वो टेपर होने लग जाती है। ऐसी ही शेप को हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजी एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। अब ये शेप का फायदा क्या है, ये शेप क्या करती है, वाटर को एक तो हेल्प करती है कि वो आराम से उस ऑर्गेनिज्म एनिमल के आसपास आराम से वो वाटर जो है वो उसके आसपास आराम से फ्लो कर सके। ऐसा नहीं लगे जैसे हम पता नहीं एक साथ किस चीज से टकरावे, ठीक है, ऐसा फील ना हो। ठीक है, और वो फिश भी आराम से वाटर में मूव कर पाए। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स। अब जो हमारा स्केलेटन होता है फिश का, देखिए ये वाला स्केलेटन है, स्केलेटन मतलब पूरा इसका क्या स्ट्रक्चर, पूरा इसका स्ट्रक्चर जिस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, चाहे वो बोन से बनी हो चाहे वो किसी और चीज से बनी हो। ठीक है, तो जो उसका पूरा स्केलेटन होता है फिश का वो किससे कवर होता है, वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर होता है। किससे कवर होता है, स्ट्रॉन्ग मसल से। ये आपको ध्यान रखना है, जो उसका क्या होता है, ठीक है, क्या होता है उसका
उसका जो पूरा का पूरा स्केलेटन होता है वो किस चीज से कवर होता है, उसका पूरा स्केलेटन बोन से कवर होता है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से कवर होता है, ठीक है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। अब जब जो हमारी फिश है वो स्विमिंग कर रही होती है, मतलब तैर रही होती है, तो जो मसल्स होती हैं उसकी, वो जो उसका फ्रंट पार्ट होता है बॉडी का, वो उसे क्या करती है, वो देखिए इस तरीके से कर्व कर देती है, इस तरीके से हल्का सा फ्रंट पार्ट को बॉडी के कर्व करती है वो, ठीक है, एक साइड पे, एक साइड की तरफ से मुड़ेंगी, ठीक है, अपोजिट साइड, ठीक है। और जो उसकी स्विंग्स होती हैं वो ना अपोजिट साइड मूव करती है। जैसे देखिए ये अब ये वाली जो फिश है ये हमारी राइट साइड मुड़ी, तो देखिए इसकी जो वो जा रहे हैं, क्या कहते हैं ना, ये जो इसके स्विंग्स आ रहे हैं, ये क्या है, ये मुड़ तो इधर की साइड है, लेकिन देखिए इधर से किस तरफ उनका डायरेक्शन जा रहा है, देखिए उसका चेहरा इस तरफ, उसका फ्रंट जो आई है, मतलब जो वो है उसका फ्रंट वाला, वो किस तरफ है, फ्रंट पार्ट उसका राइट की तरफ, ठीक है, मेरी तरफ से तो राइट, वैसे इनकी तरफ से लेफ्ट हुआ है, और इधर से हम बात करें तो इधर से हमारा, मेरी तरफ से ये लेफ्ट, हमारी तरफ से लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। सो द फिश फॉर्म्स ए कर्व एज शोन इन फिगर 5.24, ठीक है। इस फिगर में क्या किया, इस फिगर में फिश क्या करती हैं, फिश ज्यादातर क्या करती हैं, फिश इसी तरीके से चलती हैं, फिश क्या करती हैं, एक कर्व बनाते हुए चलती है, जैसे कि आपको फिगर 5.24 में दिखाया है। जैसे फिश के अगर स्विंग्स इधर है, तो फिश का जो फ्रंट वाला पार्ट है, जो उनका फ्रंट माउथ है, वो किस साइड होगा, वो उनका अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दिस मेक्स इट जर्क एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड, और इस तरीके से वो इस तरीके से चलते चलती हैं, तो एक तरीके से उनके पीछे ऐसे झटका लगता है पानी का, जिससे उनके बॉडी को फॉरवर्ड मूव करने पर मजबूर हो जाती है, उनकी बॉडी फॉरवर्ड मूव करती है। ए सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड, और जब इस तरीके से फिश ये जो बार बार ऐसे जर्क्स देती रहती है, बार बार ऐसे झटके देती रहती है, जर्क्स मतलब झटके, ठीक है, बार बार इस तरीके से करती रहती है, तो जो फिश है वो आगे की साइड मूव होना शुरू हो जाती है। दिस इज हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल, इसका मतलब क्या है, ये जो फिन्स होते हैं टेल्स के, ठीक है, हम फिन्स कहते हैं, ये जो इनके पंख जैसे होते हैं ना, तो ये जो चीज होती है, इसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है, इसमें फिन्स ऑफ द टेल लोग प्ले करते हैं, तो उनकी टेल ही है सबसे ज्यादा मेन, ठीक है। A fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. अब फिशेस के पास क्या होते हैं, ओनली फिश, ठीक है, फिश के पास क्या होते हैं, ओनली ये एक ही फिन नहीं होते, फिश के पास कई सारे अलग अलग टाइप के फिन होते हैं उनकी बॉडी पे, जो मेनली किस चीज पे हेल्प करते हैं, जो बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करते हैं, ताकि वो डायरेक्शन को सही चूज कर पाए स्विमिंग के समय, ठीक है। तो बैलेंस बनाने का भी काम करते हैं, कि ऐसा ना हो कहीं राइट साइड वो गिर पड़े एक साथ ही, बैलेंस ना बन पाए, तो फिर ये जो उनके फिन्स होते हैं, ये सिर्फ बैलेंस बनाने में भी बहुत बड़ा काम करते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के फिन्स होते हैं अलग अलग कामों के लिए। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स फियर फिन, अंडर वाटर डाइवर्स, ठीक है, अंडर वाटर जो डाइवर्स होते हैं, ठीक है, डाइवर्स वो क्या करते हैं, वो वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर, वो लोग क्या करते हैं, वो आपने देखा होगा, फिगर तो आपको उसमें नहीं दिखाई है आपको लोगों की, लेकिन आपने देखा होगा जो लोग पूरे ड्रेस अप होकर जो पानी के अंदर जाते हैं स्विमिंग करने के लिए, वो लोग पूरे तैयार होके जाते हैं, ठीक है, उनके लेकिन जो उनके क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो फीट होती है, वो लोग एक फ्लिपर्स लाइक का, जैसे फिन्स होते हैं ना इनके, फिश के, ठीक है, फिश के जो फिन्स होते हैं, ठीक है, ये जो फिश के फिन्स होते हैं, वो इस तरीके के फ्लिपर्स अपनी फीट पर लगा के चलते हैं, टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर, जिससे वो भी जैसे फिश बड़े आराम से चल पाती हैं, ठीक है, टू मूव देम इजीली इन वाटर, ठीक है, ताकि वो आराम से चल पाए, ठीक है, फिश बोलते हैं, फिश नहीं बोलते। हाउ डू स्नेक्स मूव, अब आती है हाउ डू स्नेक्स मूव, ठीक है, अभी तक हमने फिश के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने कॉकरोच के बारे में पढ़ा, और हमने और वन टू एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सो आज की अब हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं, हाउ डू स्नेक्स मूव। अब स्नेक्स चलते कैसे हैं, हैव यू सीन ए स्नेक स्लाइडर, क्या कभी आपने स्नेक को स्लाइड करते हुए देखा है, स्लाइडर, ठीक है, डज इट मूव स्ट्रेट, क्या अब वो बिल्कुल सीधा चलता है, ये ऐसे घूम घूम के चलता है, आपने देखा होगा स्नेक हमारा इस तरीके से फोल्ड ले लेके बार बार कर्व ले लेके चलता है, कभी आपने स्नेक को ऐसे सीधा चलते हुआ देखा है, कि बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जा रहा हो, ठीक है, आपने ऐसा तो देखा नहीं हो, क्योंकि स्नेक ऐसे ही चलते हैं। सो स्नेक्स हैव ए लॉन्ग बैकबोन, स्नेक्स के पास होती है, ये जो आप देख रहे हैं इनका बैक पार्ट, ये पूरा का पूरा क्या होती है, यहाँ पे इनके पूरी की पूरी बैकबोन होती है, स्नेक्स हैज ए लॉन्ग बैकबोन, दे हैव मेनी थिन मसल्स, उनके पास क्या होती है, ज्यादातर थिन थिन मसल्स होती हैं, छोटी छोटी सी मसल्स, हल्की बहुत ज्यादा पतली पतली, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, पता है क्यों, तब भी वो कनेक्टेड रहती है जबकि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर होती हैं, तो वो बहुत ज्यादा दूरी पर होती हैं, लेकिन तब भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरेक्ट द बोन, जो उनकी मसल्स होती हैं वो बोन के साथ भी इंटरेक्ट करती हैं, बैकबोन के साथ, ठीक है, बैकबोन के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो उनकी मसल्स होती हैं वो बैकबोन से जुड़ी हुई होती हैं, लिप्स से जुड़ी हुई होती हैं, उनके स्किन से भी जुड़ी हुई होती हैं, है ना। द स्नेक्स बॉडी ऑफ द
द स्नेक्स बॉडी कप्स इनटू मैनी लूप्स, लेकिन जो उनकी बॉडी होती है उसमें क्या होते हैं, उसमें कई सारे लूप लगे होते हैं। लूप्स मतलब एक ही चीज को जैसे बार बार कहते हैं ना, ये चीज को बार बार घूमते रहना, ठीक है, लूप लूप ऐसे करके बोलते नहीं है। तो इस तरीके से ये क्या होती है, इस तरीके से इतनी कर्व होती है इनकी बॉडी कि इसमें कई सारे लूप्स होते हैं, ठीक है, कई सारे इनमें लूप्स होते हैं। Each loop of the snake gives it a forward push by pressing against the ground. लेकिन हर लूप जो होता है, जो इसके हर वो होते हैं, हर कर्व जो होता है वो क्या कहते हैं, वो किस चीज का काम करते हैं, वो हर लूप जो होते हैं स्नेक के वो से फॉरवर्ड पुश देते हैं। जैसे अभी फिश को जब फिश में कर्व होते थे तो फिश को ये पुश देते थे, ठीक है, जब वो अपना फ्रंट माउथ जो होता था उनका वो राइट साइड घुमाएंगे और जो उनकी पीछे वाले फिन्स हैं उन्हें वो लेफ्ट साइड घुमाएंगे, तो उन्हें पुश से लगता था, वाटर से जग से लगते थे झटके, जिससे वो आगे की साइड खिसकती थी। इसी तरीके से हमारे में ये इसी तरीके से हमारे स्नेक्स करते हैं। हमारे स्नेक्स की बॉडी में भी कई कर्व्स होते हैं, ठीक है, ये कर्व्स क्या काम करते हैं, ये कर्व्स एक दूसरे को प्रेस करने में मदद करते हैं ग्राउंड की तरफ, जिससे क्या होते हैं आगे बढ़ते हैं। सिंस दिस बॉडी लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच बॉडी गिव्स इट दिस पुश, द स्नेक्स मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जैसे कि उसकी इतनी बड़ी बॉडी होती है, ठीक है, उसकी इतनी लंबी बॉडी होती है, उसकी बॉडी में कितने सारे लूप्स होते हैं और हर लूप होता है अलग अलग पुश देता है, तो उससे क्या होता है स्नेक जो वो बहुत तेज आगे बढ़ पाता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ पाता, क्योंकि एक तो उसका झटका यहाँ से लगेगा, एक यहाँ से लगेगा, तो वो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं लग पाता। लेकिन जब उसकी पूरी बॉडी एक साथ इतने ज्यादा वो देती है, तो एक साथ इतने ज्यादा किसे कहते हैं, जग से एक साथ ही ये जो हमारा स्नेक है बहुत तेज आगे बढ़ पाता है। We have learned about the use of bones and muscles for the movements of different animals. हमने कुछ यूज पढ़े बोन्स और मसल्स के इस चैप्टर में, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स के, अलग अलग एनिमल्स किस किस तरीके से चलते हैं, उनके बोन्स मसल्स किस तरीके से वर्क करती हैं। पायली एंड बूजो हैव मेनी क्वेश्चंस इन देयर सैक्स एंड अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स, ठीक है, उनका सैक है उसमें कई सारे उनके पास अब उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में एनिमल्स के। सो मस्ट यू हैव एनी मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस दैट बजिंग इन योर माइंड, ठीक है, आपके ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हो जो आपके अभी तक आंसर नहीं हुए हों। The ancient philosopher Aristotle in his book Gate of Animals asked himself these questions. अब ये जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, आपने भी थोड़े बहुत पढ़े इन क्वेश्चनों के बारे में, ये जो एक फिलोसोफर थे, ठीक है, कौन की एंशियंट बहुत पुराने ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, उन्होंने अपनी इस बुक में उन क्वेश्चंस को खुद से पूछा था इन गेट ऑफ एनिमल्स, उनकी एक बुक थी, नाम उनका बुक का नाम था गेट ऑफ एनिमल्स, उन्होंने ये क्वेश्चन खुद से ही पूछे थे। व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द डिफरेंट बॉडी parts that they do not have and how do these body parts help animals to move way they do। अब बात आती है, अब हर एनिमल के पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स क्यों होते हैं, वो अलग अलग क्यों चलते हैं, ठीक है, हर बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके, वो एनिमल्स को किस तरीके से हेल्प करते हैं मूव करने में। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द बॉडी इन दीज बॉडी पार्ट्स बिटवीन देम डिफरेंट एनिमल्स। अब क्या क्या सिमिलरिटीज होती हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इन एनिमल्स में, इनकी बॉडीज में क्यों इतने पार्ट्स में डिफरेंस होते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज होती हैं अलग अलग एनिमल्स में। हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फ्रॉम मूविंग वन प्लेस टू अनदर। कितने बॉडी पार्ट्स की उन्हें क्या क्या किस किस टाइप के बॉडी पार्ट्स की उन्हें नीड पड़ती है एनिमल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में। By 2 lakhs for human and 4 for cows and buffalo, ठीक है, तो ह्यूमंस के लिए ओनली 2 lakhs और काउ और बफेलोस के लिए 4 lakhs, उनके लिए हैंड्स नहीं है, तो ऐसा क्यों है, मतलब उनका क्या रीजन है, तो ये सब उन्होंने अपने आप से पूछे थे। Many animals seem to be having an even number of legs, कई एनिमल्स के पास क्या देखा जाता है इससे भी ज्यादा, कई बार और भी ज्यादा लेग्स होती हैं, फिर वो एक ही लेग होती है। सो ऐसा क्यों है, why is the blending of our legs different from that of our arms, और ये जो हमारा ब्लेंडिंग है लेग्स का, ये हमारे आर्म से अलग क्यों होता है, हमारी जो लेग्स है वो हमारे आर्म से क्यों अलग होती हैं, जो उनकी बेंडिंग है हमारी लेग्स थोड़ी अलग तरीके से बेंड होती है और हमारे हाथ अलग तरीके से बेंड होते हैं, ऐसा क्यों है, ठीक है, तो उन्होंने ये सब क्वेश्चन अपने आप से पूछे थे। सो मेनी क्वेश्चंस perhaps we have looked for some answers through our activities in this chapter and we need to look for many answers, ठीक है, हमने इस चैप्टर में कई कुछ ऐसे आंसर्स पाए, ठीक है, लेकिन अभी हमारी माइंड में ऐसे ऐसे मतलब अभी भी हमारी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस बचते हैं जिनके लिए हमें और आंसर देखने पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको योगा फॉर बेटर हेल्थ का ये दिखा है, बेटर हेल्थ के लिए योगा के बारे में बहुत अच्छा पैराग्राफ बताया, इसे आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है, मैंने पूरा का पूरा हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं थे तो आपको चैनल का लिंक अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिना बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते रहें, ठीक है। और बाकी जैसे कि मैं आपको हर वीडियो बताता ही हूँ, इससे पहले जो हमने और वीडियो बनाई थी अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, और बाकी आप हमारे चैनल पे भी जाकर उन वीडियो को देख सकेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको हमारी सारी वीडियो अवेलेबल मिलेंगी। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
और ये चैप्टर भी होता है हमारा फिनिश। ठीक है, और बाकी जैसे कि मैं आपको